बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर है वो है एज ऑफ रेस्टोरेशन पे, जो कि रफली काउंट किया जाता है 1660 से 1700 तक। 1660 में मोनार्की रिस्टोर हुई थी और 1702 में डेथ हुई थी चार्ल्स टू की। उस दौर के जो दरमियानी दौर है उसको एज ऑफ रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है। की डेट्स अगर देखें तो 1642 में थिएटर्स प्यूरिटन्स ने क्लोज़ कर लिए थे। 1649 में चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया था, उसका सर कलम कर दिया था और ओलिवर क्रॉमवेल की कॉमनवेल्थ स्टार्ट हुई थी। 29 मई 1660 को चार्ल्स टू जो हैं उनको वापस लंदन में लाया गया, जो कि एग्ज़ाइल में चले गए थे। और जो की मैंडेट क्या था कि प्यूरिटन ऑस्टेरिटी, जो सादगी थी, वो ख़त्म हो गई और रिटर्न ऑफ स्पेक्टिकल और वो जो एक शो ऑफ पोम्पोसिटी और सारा कुछ था वो वापस आ गया, ख़ास तौर पर लिटरेचर के हवाले से। प्यूरिटन्स ने ऑस्टेरिटी पे जोर दिया था कि वो कहते थे कि हर चीज़ सादा होनी चाहिए, लाइफस्टाइल सादा होना चाहिए, और जितनी कुछ एलिमेंट्स थे जो कि शो ऑफ के या कोई बहुत ज़्यादा चमक दमक के, वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे हर फेज़ ऑफ लाइफ से। लेकिन रेस्टोरेशन के बाद हर चीज़ जो है वो वापस आ गई। 18 साल तक थिएटर्स इलीगल रहे और एक्टर जो हैं वो वैग्रेंट्स रहे, कभी इधर कभी उधर। जब चार्ल्स ट्रूप वापस आए तो जो आते उन्होंने पहला काम किया थ्रोन के बाद वो ये था कि 2 थिएटर कंपनीज़ को पेटेंट इशू किए और पार्टी है वो दोबारा से स्टार्ट हुई। ख़ास तौर पे जो ड्रामा था वो। अगर रिस्टोरेशन कल्चर की बात करें तो इसके 4 पिलर्स हैं। पहला है रिएक्शन अगेंस्ट प्यूरिटनिज़म। प्यूरिटनिज़म ने इतनी सख्तियाँ और पाबंदियाँ आयद की थी कि लोगों ने उसे बाकायदा सेलिब्रेट किया। क्रिसमस में डांसिंग स्टार्ट हुई, थिएटर वापस आए। दूसरी है सिनिसिज्म। अब सिविल वार में इतने लोग मारे जा चुके हैं रॉयलिस्ट्स और वो जो कॉमनवेल्थ के सपोर्टर्स हैं, कि उसके बाद एक सिनिसिज्म, एक कनूतियत सी, एक मायूसी सी छा गई थी। जो आइडियलिज़म था रॉयलिस्ट्स का भी टूटा, क्योंकि लोग मारे गए थे बहुत ज़्यादा तादाद में, और जो उनके अपोनेंट्स थे उनका भी टूटा, जो ये समझते थे कि इनकलाब आएगा इससे। अर्बैनिटी ज़ाहिर सी बात है अब रिस्टोर हुआ, कोर्ट रिस्टोर हुआ है, तो कोर्ट और कोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यानी कि शहर और सिटी लाइफ, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आए। फ्रेंच इन्फ्लुएंस में आया, क्योंकि चार्ल्स टू जो हैं वो फ्रांस में एग्ज़ाइल में रह के आए थे और उनका जो सारी अपब्रिंगिंग थी वो फ्रांस की थी। तो वो जब वापस आए तो वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लेके आए, जिसमें न्यू क्लासिकल रूल्स थे, फैशन, मैनर्स, सब कुछ भी। और ये कोई हीरोइक एज नहीं थी, ये बड़ी ही स्केप्टिकल सी सेवी अर्बन एज किस्म की थी। और अगर आप रेस्टोरेशन के हीरो भी देखें तो वो भी रेक हैं, वो नाइट्स नहीं है, ये आम जैसे लौंडे लपाड़े टाइप, और ये कोई बहुत बहादुर किस्म के सालार नहीं होते थे। और फ्रेंच टेस्ट है, और उस फ्रेंच टेस्ट जो वर्सेलिस से आया था उसने एलिज़ाबेथन जो एग्जुबरेंस थी उसको रिप्लेस कर दिया था। 1660s में बहुत बड़ी बड़ी रियल लाइफ ट्रेजेडीज़ हुई, जिनमें पहला जो था वो 1665 का ग्रेट प्लेग है, जिसमें कम अज़ कम 1 लाख लोग जो है वो मारे गए थे, जो कि लंदन का 25% था, यानी चौथा हिस्सा था। उसके बाद ग्रेट फायर आई 1666 में, जिसमें 13,000 से ज़्यादा घर और 87 से ज़्यादा चर्चेज डिस्ट्रॉय हुए। अब पैराडॉक्स, मज़े की बात यह है इसमें ये था कि जो ग्रेट फायर थी उसने प्लेग को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब आग लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लेग जो है वो फैल रहा था चूहों की वजह से और उनके ख़त्म ना होने की वजह से। तो जब ग्रेट फायर हुई तो उससे बहुत से चूहों के ठिकाने जल गए और बाकी चूहे भाग गए। तो उससे क्या हुआ कि प्लेग भी ख़त्म हो गया। क्रिस्टोफर रेन ने सेंट पॉल का कैथेड्रल जो है वो रीबिल्ड करवाया और बहुत से चर्चेज जो हैं वो रीबिल्ड हुए। इसी वक्त जो अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह ड्रामा जो है उसकी कमर टूट गई थी क्लोजर ऑफ थिएटर से, इसी तरह मोनार्की की कमर जो है वो चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन से टूट गई थी। मोनार्की कभी भी उस लिहाज से वापस रिस्टोर नहीं हुई, उस फुल विगर के साथ उस हालत में रिस्टोर नहीं हुई जैसे कि वो रिस्टोरेशन से पहले थी। तो उसमें एक बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ, और उसमें क्या हुई कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ पैदा हुई। एक्सक्लूजन क्राइसिस ये हुआ था कि 1679 से 1801 तक पार्लियामेंट्स ने ट्राई किया था
कि जो कैथोलिक जेम्स टू हैं उसको सक्सेशन से हटा सकें, क्योंकि जेम्स टू जो चार्ल्स टू के सक्सेसर हैं वो एक कैथोलिक थे। तो पार्लियामेंट ये चाह रही थी कि उसको एक्सक्लूड कर दे, उसको सक्सेशन में ना आने दे। और दो फैक्शन इमर्ज हुए, एक विग्स का जो प्रो पार्लियामेंट थे, एंटी कैथोलिक थे, और वो डिसेंटर्स को टॉलरेट करने के हमायत में थे। यानी वो लोग जो कि डिसेंट का मतलब होता है नाराज़गी का इजहार करते हैं, जो लोग नाराज़ थे पार्लियामेंट से या किसी भी चीज़ से, उनके लिए वो टॉलरेशन कहते थे कि इनको बर्दाश्त करना चाहिए। दूसरी तरफ टॉरीज थे जो कि एंजेलिकन चर्च के हामी थे। ये बादशाहत के हामी थे और इनमें टॉलरेशन कम थी। और लेगेसीज़ की ये थी कि पहली बार मॉडर्न जो पार्टी सिस्टम है ये तब इस्टेब्लिश हुआ। और अगर अब भी देखें तो एक स्कॉटिश रेबल था विग और एक आयरिश आउटला था टोरी। उनसे ये नाम अभी तक इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में है। 1700 में आप साइड चूज़ किए बगैर एक पॉलिटिकल फिगर नहीं बन सकते थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं टोरी नहीं हूँ या मैं विग नहीं हूँ और मैं फिर भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। जैसे कि जॉन ड्राइडन जो हैं, जो कि जो रिस्टोरेशन के बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, वो टोरी साइड पे गए। ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई 1688 में। अब जेम्स टू क्या थे, वो ओपनली कैथोलिक थे और ऑटोक्रेटिक थे। ठीक है, वो कैथोलिक भी थे और अपनी बात मनवाना और लागू करवाने में भी जानते थे। तो उसमें सलूशन क्या सोचा पार्लियामेंट ने कि विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मैरी, ये मियाँ बीवी थे, इनको रूल करने के लिए उन्होंने इनवाइट किया। 1689 में बिल ऑफ राइट्स जो है वो पास किया गया, जिसमें ये था कि पार्लियामेंट की कंसेंट के बाद कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं बनाई जाएगी, इलेक्शंस फ्री होंगे और कोई भी क्रूअल या अनयूजुअल पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि चूँकि पार्लियामेंट ने जेम्स टू को सक्सेशन से रोक दिया था और विलियम ऑफ ऑरेंज और जो मैरी हैं वो पार्लियामेंट की कंसेंट से आ रहे थे और पार्लियामेंट के बहुत से मुतालबात माने गए, तो जो अब दौर शुरू हुआ उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। यानी मोनार्की थी, लेकिन मोनार्की जो है वो एक कोई मादर बिदर आज़ाद नहीं थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर थी। स्टेज पे क्या क्या चेंज हुआ? सबसे बड़ी चीज़ जो स्टेज पे चेंज हुई वो ये था कि फ़र्स्ट प्रोफेशनल इंग्लिश एक्ट्रेस आई हैं। हमें पहले पढ़ चुके हैं कि इससे पहले जितना भी थिएटर था उसमें जो पहले मर्द परफॉर्म करते थे औरतों की जगह पे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि नहीं, जो यंग लड़के हैं जो जिनमें फेमिनिन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा हों वो परफॉर्म करेंगे। और अब फाइनली रिस्टोरेशन में पहली बार ख़वातीन जो हैं वो स्टेज पर आईं। सीनरी जो है एलिज़ाबेथन स्टेजेस की तरह जो कि फ़िक्स स्टेज होता था, उसकी बजाय मूवेबल सीनरी आना शुरू हुई और न्यू जॉनर्स आए, जैसे कि हीरोइक ट्रेजेडी जिसमें जो राइम होती थी और एपिक होती थी, और इसके अलावा कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो सिर्फ अपने अंदाज से, अपनी बातचीत के तरीके से, उठने बैठने से वो या सिचुएशन से ये पता चलाते थे, और वो विटी होती थी, सेक्सुअल होती थी और सिनिकल होती थी। ऑडियंस चूँकि मोस्टली अच्छा, जो थिएटर है वो आम लोगों के लिए क्लोज़ हो गया था। जब वो वापस आया तो वो मोस्टली एरिस्टोक्रेटिक फैशनेबल लोगों के लिए था। वो मिक्स्ड किस्म के लोग नहीं होते थे जिसमें कॉमन फोक जो हैं वो थिएटर एंजॉय करते थे, जैसे कि हम एलिज़ाबेथन में देखते थे कि जो लोकल मज़दूर हैं वो भी एंजॉय कर रहा है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस हो गई है तो जो थिएटर है वो भी उनके टेस्ट के मुताबिक रहेगा। अब आप देखें कि एक प्ले है, एक रियल वुमेन जो है वो पहली बार डेस्डेमोना परफॉर्म कर रही है, और 18th सेंचुरी की ऑडियंस के लिए बड़ी ही रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। और जो ऑडियंस में लड़के थे वो देखते थे कि वो अपने आप को जो है वो देख रहे हैं स्टेज पे, जो यंग पीपल हैं, जो फैशनेबल लोग हैं, वो देख रहे थे कि हम अपने आप को स्टेज पे देख रहे हैं। क्योंकि जो आम ऑडियंस थी, जो लेबरर की ऑडियंस थी, जो ड्रंकर्ड लोग थे, वो ऑडियंस अब थिएटर्स में नहीं देखी जाती थी। कोलोसस जो जॉन ड्राइडन हैं, जो कि 1631 से 1700 तक हैं, वो पोइट लॉरिएट थे, प्ले राइट थे, क्रिटिक थे और ट्रांसलेटर थे। और इनका डोमिनेंट फॉर्म क्या था? हेरोइक कपलेट, जो कि 2 राइम्ड एम्बिक पेंटामीटर्स, यानी कि जिस तरह हमारा शेर होता है। इनके की वर्क्स एक हैं एब्सैलोम एंड एचिटोफल, जो एक पॉलिटिकल स्टाइल है जिसमें बाइबल स्टोरी पे बेस करते हैं, और एक मैकफ्लेक्नो है जो कि पहला लिटरेरी रोस्ट है। और ये पहले इंग्लैंड के ऑफिशियल लिटरेरी डिक्टेटर थे जिन्होंने
डिक्टेट करना शुरू किया कि ऐसी शायरी होनी चाहिए और वैसी शायरी होनी चाहिए। और ड्राइडन अगर हम देखें तो शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप का एक मिसिंग लिंक है। उन्होंने साउंड वर्स को एक आर्ग्यूमेंट की तरह बनाया। अगर आप शिकवा जवाबी शिकवा अल्लामा इकबाल की देखें तो आप देखेंगे कि उसमें नज़्म के थ्रू आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या अल्लामा इकबाल की जितनी भी पोइट्री है उसमें आप देखें कि नज़्म जो है उसको आर्ग्यूमेंट के लिए, मुबाहिसे के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ड्राइडन वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये पहले बार इंग्लिश में ट्राई किया था। और शेक्सपियर के दौर में शायरी के लिए या इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन ड्राइडन ने इसे आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया। एब्सोलम एट्रोफिल जो है उसमें वो एक विग लीडर हैं शेफ्सबरी, वो सैटन की तरह साउंड करते हैं और वो आर्गुमेंट करते हैं, और उनके मुकाबले में एक नेक लोग हैं। लेकिन अगर हम मिल्टन को देखें तो जैसे सैटन को बेस्ट लाइंस मिली हैं, इसी तरह ड्राइडन ने भी शेफ्सबरी को बेस्ट लाइंस दी हैं आर्गुमेंट की। उसके बाद लिबर्टाइन थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं, अर्ल ऑफ रोचेस्टर, और ये 1647 से लेकर 1680 में डाइड एट वेरी यंग एज ऑफ 33। ये उस टाइम के जो स्पिरिट है उसको कैप्चर करते हैं। जॉन विलमॉट इनका नाम है, रोचेस्टर के अर्ल हैं। ड्रिंक करते थे, होरिंग करते थे, ब्लास्फेमी करते थे, लेकिन शानदार। और इनकी फेमस पोएम जो है द इम्परफेक्ट इन्जॉयमेंट, जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एज अ ट्रेजेडी को डील करती है। उसके अलावा उनका एक सटायर अगेंस्ट मैनकाइंड है, और वो कहते हैं कि जो रीज़न है वो वैनिटी है। और आखिरी वक्त में उन्होंने चैपलिन को कहा था कि डू नॉट लेट दैट फेलो ट्रबल यू, और एंटी प्यूरिटन थे, और उनकी पोइट्री ऑब्सीन है, वल्नरेबल है, लेकिन हिलेरियस है। डार्क कॉमेडी करते थे, और वो कहते थे कि नेकी का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये जो अर्ल ऑफ रोचेस्टर हैं, इन्होंने कैप्चर की है पूरी रिस्टोरेशन की वाइब। चूँकि बहुत ज़्यादा प्यूरिटन सख्ती के बाद अचानक से सब कुछ रिस्टोर हुआ था, तो लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। ड्रिंकिंग, होरिंग, गलत किस्म के काम, नेकी को कुछ ना समझता, तो एक एंटी प्यूरिटन सेंटिमेंट बहुत शदीद था। पहली प्रोफेशनल वुमेन राइटर भी रिस्टोरेशन में ही हम देखते हैं, एफ्रा बेन, जो कि 1640 से 1689 थी। ये चार्ल्स ट्रू की स्पाई कही जाती हैं। फिर ये एक प्ले राइट भी थी, पोइट भी थी, नॉवलिस्ट भी थी। और इनका जो एक की वर्क है वो ओरोनोको है, जो कि एक अर्लीस्ट नावल है, एक इंस्लेव्ड अफ्रीकन प्रिंस का। एक अफ्रीकन प्रिंस जो हैं उनको ग़ुलाम बना लिया गया है, और उनके बारे में स्टोरी है। और अगर हम वर्जीनिया वुल्फ के थ्रू देखते हैं तो ऑल वुमेन टुगेदर ऑट टू लेट फ्लावर फॉल अपॉन द टूम्ब ऑफ एफ्रा बेन, ये वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था। यानी जितनी भी वुमेन राइटर्स बाद में इमर्ज हुई, वो सब की सब किसी ना किसी तरह ओ करती हैं अपनी राइटिंग एफ्रा बेन को, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो कि पॉलिटिकल और जो पब्लिक सर्कल्स में प्रोमिनेंट होना शुरू हुई थी। उन्होंने रोवर भी लिखी है जिसमें वुमेन जो हैं वो प्लेयर परस्यू करती हैं अपने टर्म्स पे। बेन पहली औरत थी जिन्होंने राइटिंग के थ्रू अपनी लिविंग अर्न की। लिखती थी औरतें, लेकिन प्लेयर के लिए लिखती थी। ओरोनोको जो पहला एंटी स्लेवरी टेक्स्ट है, और बेशक इसमें कॉलोनियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ज़ाहिर है कॉलोनाइजर्स लिखवा रहे हैं तो उसमें कॉलोनाइजर्स के इंटेंशंस तो होंगे, लेकिन बहरहाल वो पहला एंटी स्लेवरी टेक्स्ट है। और इन्होंने ये साबित किया कि एक औरत भी प्रोफेशनल राइटर हो सकती है। रिस्टोरेशन कॉमेडीज़ को देखें तो रूल ऑफ गेम क्या है कि सेटिंग हमेशा ड्राइंग रूम होती थी, पार्क होती थी या कॉफ़ी हाउसेस, और प्लॉट हमेशा एडल्ट्री, इंट्रीग और नैरो स्केप्स, बाल बाल बच जाना जो पकड़े जाने से। करेक्टर्स जो थे इसमें रेक होता था जो एक विटी सेड्यूसर होता था जो सेड्यूस करता था। उसके बाद एक फॉप है जो कि फैशन ऑब्सेस्ड फूल टाइप था, और एक गे कपल होता था जो कि विटी बैटल के बाद शादी करता था, बड़ा ही खुशबाश सा। और टोन जो है वो इसकी सिनिकल होती थी, एपिग्रामेटिक होती थी, और सेक्सुअली फ्रैंक होती थी। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट थीम क्या थी कि मैरिज जो है वो ट्रैप है, और फिडेलिटी यानी वफ़ादारी, अपने पार्टनर के साथ वफ़ादार रहना, ये बोरिंग है। और हीरो वो आदमी है जो कि चालाकी से चीट कर सकता है, और हीरोइन वो होती है जो उसको भी आउटविट कर देती है, और किसी को सज़ा नहीं मिलती थी, सिर्फ जो जेलस हस्बैंड होता था उसको एंड पे पनिशमेंट दिखाई जाती थी।
एक स्कैंडलस प्ले है जो कि विक्टोरिया का द कंट्रीज़ वाइफ है। इसमें हॉर्नर प्रिटेंड करता है कि वो यूनिच है ताकि वो अपनी जो मैरिड वुमेन हैं उन तक रसाई हासिल कर दे। यूनिट छोटे होते हैं मुखन्नस जिनकी जेंडर जो है वो क्लियर नहीं होती। तो इसमें एक आदमी है जो कि ये प्ले करता है कि वो मुखन्नस है ताकि जो शादीशुदा औरतें जो कि हैं वो उन तक एक्सेस होती थी उनकी, ताकि वो उन तक पहुंच सके। इसका एक इनफेमस सीन है जिसमें एक चाइना सीन है, जिसमें एक विमेन जो है वो बार बार चाइना के लिए चाइना मांग रही है, जो कि एक स्लैंग है सेक्स का, जबकि उसका हस्बैंड प्रेजेंट है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये था कि बड़ी बॉडी हिलेरियस, और उसकी वजह से 19th सेंचुरी में काफ़ी अरसा बैन भी रहा है। और ये इंग्लिश का मोस्ट ऑब्सीन ग्रेट प्ले है, लेकिन ये एक स्टायर है जेलस हस्बैंड के अगेंस्ट। और जो ऑनर्स की फेक इम्पोर्टेंस है वो एक ब्रिलियंट थिएट्रिकल डिवाइस है। और हर बात बंदा जो है वो आके उसके सामने अपनी जो खामियां और गलतियां कन्फेस कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये तो सेक्सुअली इनएक्टिव है। इसके अलावा इसमें विलियम कॉन्ग्रीव की द वे ऑफ द वर्ल्ड लास्ट ग्रेट कॉमेडी जिसको कहा जाता है, इसमें एक प्रोफेसर का सीन है जिसमें मिराबेल और मिलामैन जो है वो नेगोशिएट करते हैं मैरिड टर्म्स को। और मिलामैन डिमांड करते हैं कि द राइट टू विस्पर एंड लाई अ बेड एंड प्ले विदाउट रिस्ट्रेंट। और इसकी सिग्निफिकेंट क्या है कि विड जो है वो सिडक्शन है, और मैरिज जो है दो इक्वल लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जर्मी कॉलियर ने इसको बहुत ज़्यादा अटैक किया था। इस किस्म की कॉमेडीज़ को, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी हम देखे पिछली भी वल्गैरिटी और ऑब्सैनिटी थी, इसमें भी तो उन्होंने कहा कि ये इमोरल हैं। और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो मोस्ट पॉलिश स्टेट में थी। द प्रोविजो सीन इज़ द ओनली टाइम इन द 17th सेंचुरी ड्रामा जहाँ पे एक औरत डिक्टेट करती है टर्म अपनी अब शादी की। और बेशक जो कॉलियर का अटैक है उसने वापस सेंटिमेंटल कॉमेडी ले आया था, जो कि इस किस्म की आर्गुमेंटेटिव कॉमेडी को, या जिसे कहते हैं कि बोल्ड कॉमेडी को, उसने पुश बैक कर दिया था और सेंटिमेंटल कॉमेडी आ गई थी जिसमें फ़न जो है वो थोड़ा कम हो गया था। प्रोज़ को देखें, जो कि प्रोज़ है रेस्टोरेशन, तो वो बर्थ ऑफ पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक जो है वो प्रोज़ लिख रही थी। जॉन बेनियन ने लिखी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि प्रोज़ में है 1678 में, जो एक एलेगरी है क्रिश्चियन सेल्वेशन की। और ये 18th सेंचुरी में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसके बाद सैमुअल पेपीज की डायरीज़ हैं जिसमें वो डेली लाइफ लिखते हैं, प्लेग में क्या हुआ, फायर में क्या हुआ, न्यू कोर्ट अफेयर, साइफर। उसके बाद जॉन लॉक हैं, उन्होंने एसेज लिखे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने कहा कि माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट है, और यहाँ उन्होंने एम्पिरिसिज्म की फाउंडेशन रखी। रिस्टोरेशन प्रोज जो है बड़ा ही क्लियर है, डायरेक्ट है, और एलिजाबेथन प्रोज की निस्बत लेस ऑर्नेट है, बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी, बहुत ज़्यादा पॉलिश्डनेस उसमें नहीं दिखाई गई। और पेपिस की डायरी जो हैं वो बड़ी ही विविड विंडोज़ हैं पीरियड में, और वो ग्रेट फायर को भी रिकॉर्ड करता है, और अपनी ओन इनफिडेलिटी जो है उसको भी बड़ी ही नेस्टी से रिकॉर्ड करता है। उसने सब कुछ जो है बड़ी ईमानदारी से लिखा हुआ है। तो हम उस दौर को अगर देखना चाहें तो पेपिस की डायरीज़ जो हैं वो हम देख सकते हैं। रिस्टोरेशन ने हमें क्या दिया? अगर हम लिटरेचर को देखें तो हीरोइक कपलेट दी, जो कि बाद में 120 साल तक डोमिनेंट रही। थिएटर को देखें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें वाइल्ड आए, कोवर्ड आए, और सिनरी दी, और एक्ट्रेसेस पहली बार स्टेज पे आए। पॉलिटिक्स में इसने हमें टू पार्टी सिस्टम दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी, बिल ऑफ राइट्स दिया। और अगर जेंडर के हिसाब से देखें तो प्रोफेशनल वुमेन राइटर पहली बार आई। साइंस के हिसाब से बहुत बड़ी चेंज थी, क्योंकि द रॉयल सोसाइटी और एम्पिरिकल मेथड्स जो हैं वो आना शुरू हुए। और अगर आप देखें कि सेक्स टीवी कॉमेडी देखें टीवी पर, या एक पॉलिटिकल कॉलम देखें जो कि पॉलिटिशियन को बात कर रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा स्टेज में देखें, तो आप देखेंगे कि हम रिस्टोरेशन की शेडोज़ देख रहे हैं। Here lies our sovereign Lord the King, whose word no man relies on, who never said a foolish thing, nor ever did a wise one. अच्छा, ये जॉन विलमॉट जो अर्ल ऑफ रिचेस्टर हैं वो चार्ल्स टू के सामने पढ़ रहे हैं कि यहाँ हमारा सॉवरेन लॉर्ड है, जिसके बात पर कोई भरोसा नहीं करता, जिन्होंने कभी कोई बेवकूफ़ी नहीं की और ना ही कभी कोई अक्लमंदी। तो आप ये देखें कि रेस्टोरेशन का स्पिरिट, कि ये चीज़ जो है वो जॉन विलमॉट जो हैं, जो अर्ल ऑफ रिचेस्टर,
वो किंग के सामने कह रहे हैं। और कहा जाता है कि चार्ल्स टू ने इसको बहुत इन्जॉय किया और इस पे बहुत हंसे। तो जो विट और टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म है और जो संजीदगी, जो सॉलिमिटी है, उसकी रिफ्यूज़ल है, वो रेस्टोरेशन की स्पिरिट है। और ये कोई नोबल एज नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें लोगों ने सर्वाइव किया।